Hello students, welcome to all of you in your online classes. I am Himanshu Misra, your physics teacher. Students, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके थे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियोस तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले भी देखें, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे, तब आपको लगेगा कि टीचर अच्छा नहीं है। इसलिए आप पहले की वीडियोस को भी जरूर देखें और कम से कम पिछले वाली वीडियोस को तो जरूर देखें। चलिए आज के वीडियोस में जो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से चार्जेस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसी सिस्टम में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझते हैं कि किस तरीके से वो फैले हुए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन होता है नेट चार्ज का। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो चार्जेस किस तरीके से बेटे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, कौन कौन से? पहला है हमारा, आपने सुना होगा, आप चूंकि पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना भी चाहिए। तो पहला है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, दो आपके पार्ट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं कि कौन क्या है, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो पहला होगा हेडिंग आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हेडिंग करिए, क्या बेटे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर बेटे आपको चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कुछ इस तरीके से फैलाव दिया है कि इस कमरे में चार्जेस रखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड यू कैन काउंट देम इजिली। जैसे कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्लास में काउंट कर सकते हैं कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं बैठे हुए हैं। देन यू कैन कैलकुलेट 1 2 3 4 5 बाय कैलकुलेटिंग एवरी स्टूडेंट कि हमारे पास हमारे क्लास में सर 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना। तो अगर इसी तरीके से चार्जेस के बीच का सेपरेशन, मतलब चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे हों कि उनके बीच का डिस्टेंस आप देख पाए, भाई एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच के सेपरेशन को आप देख पा रहे हो, 1 2। इसी तरीके से अगर इसे कमरे के कॉर्नर पर चार्जेस रखे हैं, देन यू विल कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6, आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। या जैसे वॉल्स पर चार्जेस रखे, एक इस बोर्ड पे रखा है, एक मेरे इस अपोजिट वॉल पे रखा है, तो आप 1 2, यानी चार्जेस जब क्या हो, आपस में सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस दूरी पर रखे हों या इतनी दूरी पर जरूर रखे हों कि हम उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर पाए, मेजर कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ ये चार्ज अलग अलग है, तब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यानी ऑल एंड ऑल हम ये बोलें कि चार्जेस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हों कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हम मेजर कर पाए, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन को शॉर्ट में लिखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कंसिडरेबल in given charge distribution,
in given charge distribution, if the distance between the charges is considerable in given charge distribution, then it is called discrete charge distribution. क्या बोलेंगे बेटे? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. चलिए, ये बात हमको समझ में आई कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. इसके एग्जांपल को जरा देख लिया जाए. तो मान लीजिए कि जैसे किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हैं. एग्जांपल आप रख लीजिए, ये आपकी Q1, Q2, Q3 और Q4. तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये चार्जेस के बीच के हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटे? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. इसी तरीके से किसी क्यूब के कॉर्नर्स पर चार्जेस बेटे, तो आपकी एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, Q1, Q2, Q3, Q4 है ना. फिर इसके इस कॉर्नर पर Q5, इस कॉर्नर पर Q6, इस कॉर्नर पर Q7 और इस कॉर्नर पर Q8. तो यहाँ पर भी चार्जेस आप क्या कर सकते हो, इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे ही बेटे आपके पेंटागन, हेक्सागन, जो भी शेप हो कोई दिक्कत नहीं है. बस हमें ये देखना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है चार्जेस में, चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, कंसिडरेबल हो, कि हाँ हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ के इनके बीच का क्या डिस्टेंस है. इसको बना लीजिए अपने कॉपी में. ठीक है. चलिए अब दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा क्या है बेटे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं. चलिए, अब इसमें क्या है बेटे, आप कैसे कहोगे क्या कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार. कैसे लगातार होगा? जैसे अगर हम कहें कि आप नंबर ऑफ हेयर्स काउंट करो अपने सर के बाल को काउंट करो, तो आप कर सकते हो. क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसिडरेबल नहीं है, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन माना जा सकता है. उनका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो कंटिन्यूअस लगती है. तो ऐसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम चार्जेस के बीच का सेपरेशन न काउंट कर पाए, हाँ इनके से एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की दूरी को हम समझ न पाए कि वो कितना है, कैलकुलेट न कर पाए कि कितना है, इतना स्मॉलर हो, तब हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. जैसे आपके सर के बाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस are not considerable, then considerable in given charge distribution, are not considerable in a given charge distribution, then such distribution is called continuous
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलेंगे बेटे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूअस में भी टाइप्स होते हैं बेटे, इसको देखना है। डिस्क्रीट में टाइप्स नहीं होते, कंटिन्यूअस में होते। तो आपको क्या करना है, लिखना है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइप हैं वो कितने हैं, 3 तरीके के होते हैं बेटे। देयर आर 3 टाइप्स, आप लिख लीजिएगा। पहला मैं लिख रहा हूं लीनियर या लाइन, चाहे लीनियर बोले चाहे लाइन बोले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। दूसरा है सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है हमारा बेटे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बहुत अच्छा। तो ये तीनों को हमें बारी बारी से क्या करना है, समझना है। तो सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। हेडिंग करिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बेटे क्या होता है ये कि अगर हम चार्जेस का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, पहली बात तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी चार्जेस के बीच का दूरी जो हो कंसिडरेबल नहीं हो, मेजरेबल नहीं हो, ऑब्जर्वेबल नहीं हो। तो ऐसे में अगर वो चार्जेस किसी वायर पर हो, दैट मीन्स जैसे समझो ये कि है ना, या रॉड शेप पर हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत पतला रॉड हो, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी चार्जेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी लाइन के अलोंग या किसी वायर के अलोंग या किसी पतले रॉड के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखा जाए। ठीक है, इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड continuously along a wire comma thin rod okay, आर कर्व, जैसे आपका कोई सर्कल शेप है और कर्व, then such distribution is called line charge distribution। क्या बोलेंगे बेटे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप कॉपी में लिखिए।
और एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको बना लीजिए बेटे। ये आपका है, ये थोड़ा पतला सा रॉड हो, लंबा सा, एक सर्कल सपोज कर लीजिए, ये कर्व है, इसके लिए जो चार्जेस होंगे वो क्या माने जा सकते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। चलिए अब हमें बेटे, अगर आपको जैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया था तो आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया 1 2 3 4 इतने चार्जेस हैं। बट अगर मैं कह दूं कि बेटे इस वायर पे कितना चार्ज है, इस रॉड पे कितना चार्ज है, इस सर्कल पे कितना चार्ज है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नेट चार्ज निकालना थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है, पुराने जैसे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते ना कि कितने चार्जेस हैं। इस वजह से हम किसी इसके स्मॉल पोर्शन पर चार्ज देखते हैं, यानी हम इसके चार्ज डेंसिटी को देखते हैं कि किसी स्मॉल लेंथ पर कितना चार्ज है। तो अगर किसी स्मॉल लेंथ पर हमें चार्ज पता लग जाए तो हम क्या कर देते हैं कि ऐसे सारे स्मॉल लेंथ को कैलकुलेट करते हुए, स्मॉल चार्जेस को कैलकुलेट करते हुए ऐड करके नेट चार्ज फाइंड करते हैं। इस वजह से हमें इसमें जानने की जरूरत होती है कि इसमें स्मॉल लेंथ पर कितना चार्ज है, और वो क्वांटिटी बोली जाती है लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोली जाती है। ठीक है, तो इसी में हेडिंग किया जाए इसके कोई एग्जाम्पल बनाने के बाद। लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी, चाहे जो बोले, लीनियर या लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, तो ये बेटे क्या होता है कि किसी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, हमारे पास रॉड है या वायर सपोज कर लीजिए, इसके प्लस चार्जेस अवेलेबल है, तो इसके स्मॉलेस्ट लेंथ या यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं बेटे सिंबॉलिकली लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है बेटे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, dq अपॉन dl, जहां dq क्या है, स्मॉल चार्ज कितने लेंथ पर, स्मॉल लेंथ dl पर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो उस dq पे जैसे ये ले लीजिए, तो इस dq पर ये सपोज कर लीजिए dl लेंथ है, कितना है, dl लेंथ है, और इस पे चार्ज कितना है, dq। तो इस पे जो चार्ज है dq और इसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी मिलेगा या लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगा। तो dq बेटे क्या है, चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ, और ये क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। चलिए, तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी बेटे, आप देखो ये dq है यानी चार्ज है, और ये क्या है हमारा लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर या कूलम पर सेंटीमीटर। इसका प्रैक्टिकल में हम लोग कूलम पर सेंटीमीटर लेते हैं। एक आपका चार्ज का होना चाहिए, दूसरा लेंथ का होना चाहिए, समझ में आ गया। अब बेटे इसके हेल्प से हम लोग नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, तो अगर देखें इस लैम्डा को हम क्या करेंगे, आगे से नीचे नोट करके लिखिए। अगर dl से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl मिलेगा कि नहीं। तो ये क्या आ गया, किसी स्मॉल dl लेंथ पर चार्ज। नेट चार्ज के लिए बेटे हमें क्या करना होगा, q नेट, यानी लिख लीजिए नेट चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा dl, क्या आएगा, लैम्डा dl। तो ये भी आपका क्या है, नेट चार्ज निकालने का फॉर्मूला है बेटे। अगर बेटे लैम्डा आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब, अच्छा इंटीग्रेशन में यहाँ L लगता है, L ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब किसी लेंथ के लॉन्ग करेंगे। अगर बेटे हमारा इसमें लैम्डा कांस्टेंट हो, मतलब इस पूरे वायर पे जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल हो, ऐसा ना हो कि कहीं पे चार्जेस ज्यादा हो, कहीं पे चार्जेस कम हो, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे में लैम्डा कांस्टेंट होगा फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। लैम्डा बेटे कांस्टेंट हो जाएगा।
तो कांस्टेंट होने का क्या मतलब है बेटे कि हर एक लेंथ पर, हर एक मीटर पर इक्वल चार्जेस है। तो अगर ये कांस्टेंट है बेटे तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में हमारा सिर्फ क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि आप लैम्डा कांस्टेंट सपोज कर रहे हो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और अगर बेटे एक सर्कुलर लूप हो, जैसे ये सर्कुलर लूप हो, तो बुक्स में आपको देखिए कुछ इस तरीके का सिंबल बना रहता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। फॉर सर्कुलर या क्लोज लूप, तो इसी में क्या करते हैं, नेट चार्ज निकालने के लिए ऐसे सर्कल लगा देते हैं। तो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किसी लूप में कर रहे हैं। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटे, बीमा, इसे हिंदी में बोलते हैं, खैर बीमा। तो आप देखिए ये क्या है, Q अपॉन L है। तो Q का डायमेंशन मतलब चार्ज का होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है और लेंथ का L, तो ये क्या हो जाएगा AL-1T, AL-1T इसका डायमेंशन होगा। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक टाइप पढ़ लिया जिसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। और दूसरा जो बेटे है वो क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट कर लिया जाए तीनों बारी बारी से। तो ये बेटे क्या होगा कि मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है, ये इस प्लेन है, ये प्लेन है या सरफेस है कोई, उस पर चार्जेस अवेलेबल है कंटिन्यूअस फॉर्म में। याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस का क्या है, पार्ट है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड along the surface, किसी सरफेस के along क्या हो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंटिन्यूअसली, then such, yeah, then it is called सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बेटे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अब इसमें भी हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी बेटे, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो चलिए उसको भी करते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बना लीजिए या कोई शेप ऐसे बना लीजिए, मतलब रैंडम शेप है ये, इसके सरफेस पर क्या है, चार्जेस अवेलेबल है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर बार प्लस ही बना रहे हैं, तो यही चार्ज होगा। कोई भी शेप का चार्ज, कोई भी प्लस या माइनस, सही है, सब सही है। चलिए अब हमको पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि हमें नेट चार्ज अगर निकालना हुआ तो हम पहले जैसे नहीं निकाल सकते काउंट करके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्जेस का जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो कंसिडरेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि किसी स्मॉल पैच पर कितना चार्ज है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, इसकी स्मॉल एरिया पे DA एरिया पर कितना चार्ज है। तो स्मॉल एरिया पर अगर हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया तो ऐसे सारे स्मॉल एरिया के चार्जेस कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, नेट चार्ज पता लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई स्मॉल एरिया लेंगे और इस स्मॉल एरिया पे बेटे चार्ज जान लेंगे कि कितना है। तो हम क्या जानेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द चार्ज, amount of the charge per unit area, और बेटे इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, एक नया सिंबल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा। इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा। तो बेटे सिग्मा क्या है, चार्ज, या ऐसे DQ। अब चाहे कुछ बुक्स में से DS बोलते हैं, मतलब सरफेस एरिया को DS से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ में DA से करते हैं, तो मैं DS से कर रहा हूं।
ठीक है। तो dq क्या है, आपकी चार्ज है, ds क्या है, सरफेस एरिया। यूनिट बेटे क्या हो जाएगी, अब आप बता सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दैट मीन्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट कूलम होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर एरिया। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा बेटे, चार्ज की यूनिट AT होती है, मीटर की क्या होती है, L2 हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, AL-2T। तो डायमेंशन भी लिख लें, DIM मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, AL-2T। फिर बेटे आपको क्या करना होगा, नेट चार्ज निकालना होगा। नेट चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब इस पूरे सरफेस पर कितना चार्ज होगा, इस पूरे सरफेस पर नेट चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और नेट चार्ज ds को यहां भेजना पड़ेगा। तो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। ये क्या बताएगा बेटे कि ds एरिया पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो dq चार्ज अवेलेबल होगा। और नेट चार्ज के लिए बेटे हमें क्या करना होगा, q नेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dq को, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dq को। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dq की वैल्यू प्लेस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा बेटे सिग्मा ds। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अगर सिग्मा यूनिफॉर्म है, मतलब इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा कांस्टेंट है, हर जगह इक्वल चार्ज अवेलेबल है बेटे, जैसे कि लाइन में बात की थी, तब क्या होगा, सिग्मा इज कांस्टेंट। अगर इफ सिग्मा इज कांस्टेंट बेटे तो ये आपका हो जाएगा क्यू नेट इज इक्वल टू सिग्मा ds। और अगर क्लोज शेप है तो ये क्लोज सरफेस लगा रहता है, ठीक है, सर्कल लगा रहता है। यहाँ पे S लगा जाता है, लिखा जाता है कि हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए लास्ट, जिसे हम समझते हैं आसानी से, ऐसे ही आपको उसको भी समझना है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटे क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे इस कमरे में जहां पर हूं मैं, इसके कमरे के हवा में चार्जेस अवेलेबल है, यानी इसके वॉल्यूम में चार्जेस अवेलेबल है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई बॉडी है, इसमें चार्जेस इस तरीके से अवेलेबल है ना। एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्जेस अवेलेबल है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेटे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी अगर चार्जेस क्या है, किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम। इफ गिवन चार्जेस आर distributed in a given volume, continuously, then such distribution is called volume charge distribution। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, वीडियो क्योंकि ज्यादा बड़ा बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटे इसको बना लीजिएगा। फिर से बेटे आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करना होगा। वीडियो को पॉज करके बेटे डेफिनेशन लिख लेना। अब हमें नेट चार्ज निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये कैसे डिफाइंड होगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसके छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज अवेलेबल है, जैसा कि अभी एग्जांपल मैंने बनाया, तब अगर आप निकाल पा रहे हो ऐसी कोई क्वांटिटी, उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यानी इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, सेम चीज है, मतलब बस अब सरफेस की जगह वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम, ठीक है। इसको नए सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय बेटे, एक नया सिंबल लेते हैं रो। ये क्या है आपका रो, RHO, जैसा कि आपने रेजिस्टिविटी में पढ़ा। तो रो क्या होगा, DQ ओवर DV। DQ क्या है बेटे, स्मॉल चार्ज, कहां पर, DV वॉल्यूम में, वॉल्यूम आपका स्मॉल होगा, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटे इसका, देखिए चार्ज है तो कूलम होगा, ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो चार्ज पर मीटर क्यूब दैट मीन्स
कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होगा बेटे, अब देखिए चार्ज का डायमेंशन 80 होता है और मीटर क्यूब यानी लेंथ का तो L और पावर 3 होने की वजह से ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, AL-3T। चलिए ये हमको क्लियर हो गया। अब फिर से वही नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और नेट चार्ज Q रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी है हमारे पास। डीवी को बेटे यहां भेज दें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी वी। यानी अगर चार्ज डेंसिटी हमें पता हो और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस छोटे से रीजन में चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन बेटे हमें चाहिए नेट चार्ज, तो नेट चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर नहीं आता तो बताइएगा, तो इस पर हम लोग वीडियो करेंगे। नेट चार्ज यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब अगर रो कांस्टेंट है बेटे तो बाहर आ जाएगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया। नीचे लास्ट पोर्शन हमने तेजी से किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, आपके डेटा का भी हमें ध्यान रखना होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है बेटे, तो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स में भी बताइए और उनसे बोलिए कि प्लीज वीडियोस को देखें और क्वालिटी कंटेंट्स नोट करें। ये बोर्ड्स एग्जाम में, IIT JEE नीट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक वर्ड्स आपके बोर्ड पे लिखा जा रहा है, क्योंकि बाकी जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बस बता देते हैं, आपको नोट करने की समस्या होती है। बट आप देखिए प्रॉपर इजी ढंग से हम आपको नोट करा रहे हैं ताकि आप बाद में रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप नोट किए होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खुश रहें। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोरोना आएगा जाएगा, हम लोग फिर से मिलेंगे और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।